चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से एक नए मेंस के मॉडल आंसर पे वर्क करेंगे। एक्चुअली क्या है, हम लोग ना उन टॉपिक पे मॉडल आंसर लेके आ रहे हैं जो आपके ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे एंशिएंट में अभी 3-4 मॉडल आंसर हो गए, 5वां आएगा, ऐसे ही करके 10 से 15 मॉडल आंसर एंशिएंट से निकालिए, 15 मॉडल आंसर मेडिवल से, 15-20 हो गए आपके मॉडर्न से। तो ऑलमोस्ट आपका खत्म। फिर कुछ 2-4 क्वेश्चन ये इधर उधर से आएंगे, बाकी आपका सारा हो जाएगा। तो आज का हमारा मॉडल आंसर होगा मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूं, हिस्ट्री जो आपकी शुरू होती है, एक्चुअली मेंस का जो लोग कर रहे होंगे तो इतना तो मैं मान के चल ही सकता हूं कि उन्होंने 2-3 रीडिंग मान ली होंगी, उनको अच्छा खासा ठीक ठाक नॉलेज होगा। सिर्फ उनके उस नॉलेज को एक क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में फ्रेम करने का मेरा काम रह जाता है। फिर भी बता दे रहा हूं, मौर्योत्तर काल के पहले आपके पाषाण काल तो सबने पढ़ा होगा। पाषाण काल, पाषाण काल के अलग अलग पार्ट थे, हड़प्पा, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण के बाद आपका आएगा महाजन, नहीं, ताम्रपाषाण के बाद आया जाएगा आपका ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इसके बाद आ जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। फिर आ जाएगा आपका महाजनपद, ये समाप्त होगा तो आपका आ जाएगा मौर्य काल, और जब मौर्य काल समाप्त होगा फिर आता है आपका मौर्योत्तर काल। हल्का सा आपको ओवरव्यू देने के लिए एक चीज बता रहा हूं, पाषाण काल में क्या था, यहाँ पे सब घुमक्कड़ प्रजाति के थे, हंटर एंड गैदर। तो यहाँ पे खेती जैसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं। लोग क्या करते, शिकार करते थे, उसको इकट्ठा करते खाते थे, जब वहां पे शिकार समाप्त हो जाता था दूसरी जगह चले। हड़प्पा काल में क्या हुआ था, ये नगरीय अर्थव्यवस्था आ गई थी, और यहाँ पे क्या हो रहा था कि कृषि भी था और प्लस व्यापार वाणिज्य भी था, उद्योग भी थे, शिल्प भी थे। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, फिर से ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर चली गई, और ऋग्वैदिक काल में और ज्यादा ग्रामीण हो गई। तो यहाँ पे इतने काल में, ऋग्वैदिक काल में आपकी पशुचारण आ जाएगी। मेनली पशुओं को पालना ही इनका अर्थव्यवस्था का मेन आधार हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लोहे का विकास हो जाएगा। लोहे का विकास होगा तो क्या होगा, लोहे का प्रयोग करेंगे जंगलों को काटने में प्लस जुताई में। तो फिर से कृषि काल में क्रांति हो जाएगी और कृषि का अच्छा खासा उत्पादन होने लगे। जब कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कुछ लोग उद्योग में चले जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के खाने के लिए अनाज की उत्पत्ति होने लगी, किसान कृषि में अधिशेष उत्पादन होने लगा। वो जब उद्योग में चले जाएंगे तो उद्योगों का विकास होगा, उद्योगों के विकास के साथ ही व्यापार वाणिज्य का विकास होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब ये छोटे छोटे कबीले रहेंगे, तो ऋग्वैदिक काल में बहुत छोटे कबीले रहते हैं, इसमें थोड़े बड़े कबीले। महाजनपद काल में ये कबीले बन के जनपद बन जाते हैं, जनपद से आगे महाजनपद। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ पे राज्य का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य एक बहुत विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी, है ना। और मौर्योत्तर काल में क्या होगा कि इसी साम्राज्य, जब बहुत विस्तृत साम्राज्य होगा, मौर्य काल के सारे शासक पड़े होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, अशोक हो गए, और जब इनका पतन होगा तो फिर क्या होगा कि अलग अलग भारत के अलग अलग कॉर्नर में अलग अलग शक्तियां राज कर रही होंगी, जिसमें विदेशी भी होंगे, है ना। पुष्यमित्र शुंग होगा, कर्ण होगा, इसके बाद सातवाहन होंगे, फिर शक, पहलव, कुषाण, ये सब आ जाएंगे, हिंद यवन आएंगे। तो इस प्रकार से मौर्योत्तर काल में जो राजनीतिक व्यवस्था है आपकी वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, मीन्स अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे शासक हो जाएंगे। जबकि मौर्य काल में क्या केंद्रीकृत व्यवस्था थी। तो मौर्योत्तर काल पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, मौर्योत्तर काल। इसमें अब इसके बारे में लोग बोलते हैं कि अंधकार का युग था जो मौर्योत्तर काल था। अंधकार का युग था क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो कोई केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था नहीं थी, शासन नहीं था,
छोटे छोटे शासक थे। दूसरा बोलते हैं विदेशी आक्रमण हुए इस टाइम पे। तीसरा बोलते हैं कोई विशेष जानकारी नहीं है। और धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी लोग बोलते हैं कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ। ऐसा बोला जाता है, जो लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि अंधकार का युग था ये। बाकी ऐसा कुछ था नहीं। जब इसके बारे में और चर्चा करेंगे तो बताऊंगा। तो मेनली इसमें क्वेश्चन क्या है ना, राजनीति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते कि राजनीतिक विशेषताएं बताइए, या तो सबसे बोल देंगे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी मौर्योत्तरकालीन विशेषताएं बताइए, या फिर जो मेन क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है मौर्योत्तरकालीन आर्थिक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो इसलिए हम लोग उस मेन क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या थी। तो किसी भी काल के बारे में अगर आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी है तो कुछ पॉइंट बताए दे रहा हूं मेंस वालों के लिए। ये मैं मान के चल रहा हूं कि उनके पास ठीक ठाक नॉलेज है, फिल्म्स लायक नॉलेज है, और जो मैं शब्द बोल रहा हूं एकदम से बेसिक से मुझे नहीं समझाना पड़ रहा। अर्थव्यवस्था की बात होती है तो कभी भी देखा करो पशुपालन था कि नहीं। पशुपालन अगर था तो पशुपालन का उपयोग किसमें हो रहा था? कृषि में, परिवहन में, खाद्य आपूर्ति, जो खाद्य सुरक्षा होती है मांस खाने में मतलब, इसके बाद उद्योगों में जैसे चमड़ा हो गया, ऊनी वस्त्र हो गए, तो उसके लिए भी पशुपालन की जरूरत पड़ती है। फिर आ जाएंगे आप कृषि पे। तो कृषि कौन सी थी? निर्वाह कृषि थी या अधिशेष उत्पादन था? अधिशेष मतलब किसी व्यक्ति, एक परिवार है, वो कृषि का उत्पादन कर रहा है, उसकी फैमिली के लिए जितना जरूरी है उतना उत्पादन हो गया, उसके अलावा अगर बचा रहा तो वो होता है अधिशेष उत्पादन। तो ये कृषि की बात हो गई कि निर्वाह कृषि थी कि अधिशेष कृषि थी। दूसरा चीज आपका कृषि में हो जाएगा कि सिंचाई के साधन क्या थे, और तीसरी तो लिख ही सकते हैं कि कृषि उन्नत अवस्था में थी क्या नहीं थी। तो ये कृषि की बात हो गई। तीसरा चीज अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, दो हो गए। तीसरी हेडिंग अर्थव्यवस्था में आ जाती उद्योग या शिल्प। पहले ऐसे कारखाने तो थे नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, कुछ मजदूर कारीगर वर्ग रहते थे, तो उद्योग को ही शिल्प बोला जाता था। इतना ध्यान रखो, अलग अलग प्रकार के अलग अलग शिल्प हुआ करते थे। कोई लोहे का काम कर रहा है, धातु का काम कर रहा है, कोई रथ बना रहा है लकड़ी का काम, कोई कपड़ों का कार्य कर रहा है, कोई मिट्टी का कार्य कर रहा है, घड़े वगैरह। तो हर प्रकार के एक क्षेत्र होता था, उसका क्या होता था, उसको एक शिल्प अलग बोला जाता था। तो चौथा हो गया, तीसरा हो गया उद्योग पे बात करनी है। चौथा आपको बात करनी है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, उद्योगों में क्या होता है, आपकी चीजें बनती हैं, और व्यापार वाणिज्य में क्या होता है, उन बनी हुई चीजों की क्रय विक्रय होता है। तो व्यापार वाणिज्य, अब किसी चीज को इधर से उधर ले जाना है तो आपको क्या चाहिए? परिवहन के साधन चाहिए। आंतरिक व्यापार हो रहा है कि बाहरी व्यापार हो रहा है। इसके बाद एक लिपि चाहिए लिखने पढ़ने के लिए, तभी लिखोगे, हिसाब किताब रखोगे। इसका एक मुद्रा चाहिए आपको। ये भी देखना है कि अर्थव्यवस्था मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी आपकी कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, और प्लस एक कर प्रणाली भी चाहिए। तो इस प्रकार से ये चार हो गए। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, व्यापार वाणिज्य आपने देख लिया, फिर आयात निर्यात देखना है, फिर मापतौल देखनी है आपको कि मापतौल की कोई प्रणाली थी केंद्रीकृत कि नहीं। फिर आपको लिपि देखनी है, कोई लिपि मौजूद थी कि नहीं थी। मुद्रा मैंने बता ही दिया कि मुद्रा तो आपको देखनी है, कर प्रणाली भी देखनी है। इस प्रकार से जब इतने डायरेक्शन में आप किसी भी आर्थिक व्यवस्था या किसी भी समाज की आर्थिक विशेषताओं को ओपन कर दोगे, आपका आंसर बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो ये तो मैंने डायरेक्शन बता दी। अब आ जाते हैं मौर्यकालीन पे फिर से। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कृषि देखेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि पशुपालन वाली अर्थव्यवस्था आपकी क्या हो गई, ऋग वैदिक काल के बाद धीमे धीमे समाप्त हो गई। वो चल रही है लेकिन वो मेन आधार नहीं रह गई। अब कृषि मेन हो गई या उद्योग हो गया, तो उस पर ज्यादा चर्चा होनी है नहीं। कृषि पे चर्चा करते हैं। कृषि क्या होती है? मौर्योत्तर काल था तो बहुत सारे शासक थे, तो सातवाहन हो गए दक्कन में। यहाँ पे क्या होगा, सातवाहनों के यहाँ पे चावल और कपास। दक्षिण में चोल चेर पांड्य हैं, वो क्या करेंगे, मसाले की खेती हो रही वहां, और काली मिर्च की। कोई भी आप फैक्ट दे रहे हो, उसको प्रूव करने के लिए आपके पास थोड़ा सा आधारभूत डेटा होना चाहिए।
तो सातवाहनों, तो इसमें लिख सकते हो कि मौर्योत्तर काल में कृषि बहुत अच्छी अवस्था में थी, अधिशेष उत्पादन से लैस थी। दक्कन में क्या होता है, सातवाहनों के तहत चावल और कपास की अच्छी खेती होती थी, प्लस दक्षिण में जो होते हैं मसाले और काली मिर्च का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता था, इनका निर्यात भी होता था। दूसरी चीज आप लिखोगे सिंचाई के साधन थे, सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधन कहां पे थे? आप लोगों ने नाम सुना होगा सुदर्शन झील का, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी इसको, अभी तक चली आ रही सुदर्शन झील। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, और इसमें जो मौर्योत्तर काल था उसमें था एक व्यक्ति रुद्रदामन, शक शासक था ये। तो रुद्रदामन जो था इसने क्या किया था, इस झील का पुनर्निर्माण कराया था, पुनरुद्धार कराया था। और इसका रुद्रदामन का जो गिरनार है वहां पे अभिलेख भी मिला हुआ है उसी झील के पास में। तो पहली चीज सिंचाई के उत्तम साधन थे, और रुद्रदामन के अभिलेख से सुदर्शन झील का पता चलता है। तो इस प्रकार से कृषि में 2 पॉइंट उसको प्रूव करने के लिए आपके पास डेटा है। अगला आ जाते हैं, कृषि हो गया जब आपका, तो फिर दूसरा क्या आ जाएगा, उद्योग, शिल्प या उद्योग, शिल्प तथा उद्योग। क्योंकि पशुपालन, मैंने बोला पशुपालन अब थोड़ा सा ना वैसी चीज हो गई कि जब कृषि ने उसको ओवरटेक कर लिया, तो पशुपालन हम लिखना है तो लिख सकते हैं। पशुपालन भी था, परिवहन के साधन के रूप में यूज होता था, प्लस खाद्य सुरक्षा के रूप में यूज होता था, कृषि में भी यूज होता था, बट उसकी जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटा और ज्यादा है। शिल्प उद्योग की बात करो तो शिल्प का विकास अच्छा खासा हो गया था। कैसे? इस काल का एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, उसमें चर्चा की गई है 75 प्रकार के शिल्प थे, 75 प्रकार के शिल्पों की चर्चा। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कपड़ा बनाना एक प्रकार का शिल्प है, जूता बनाना दूसरे प्रकार का शिल्प है, कुर्सी बनाना तीसरे प्रकार का शिल्प है। तो हर प्रकार के अलग अलग शिल्प है। इस प्रकार से यहाँ पे 75 प्रकार के शिल्पों की चर्चा हो रही है। और उसके पहले महावस्तु करके एक ग्रंथ था मौर्यकालीन, तो इसमें सिर्फ 36 प्रकार के शिल्पों की चर्चा हो रही थी, मतलब जस्ट डबल हो गए, इससे डबल से भी ज्यादा। और उसके पहले बौद्धकालीन, जो बौद्धकालीन ग्रंथ था उसका नाम था जातक कथाएं, बुद्ध की जातक कथाओं में सिर्फ 18 प्रकार के शिल्पों की बात हुई है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक रूप से बता दोगे कि शिल्प एवं उद्योगों का अच्छा खासा विकास हो गया था। यहाँ पे 18 प्रकार के शिल्पों की, जब अगला युग आएगा आपका, ये मौर्यकालीन है, वहां आपके ग्रंथ महावस्तु में 36 प्रकार के शिल्पों की बात हुई है। और जो इस समय का ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, इसमें 75 प्रकार के शिल्पों की बात हुई। अगले उस पे आ जाते हैं, शिल्प में बहुत सारा लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा, यहाँ पे 2 स्थान थे, वारंगल प्लस करीमनगर, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा शिल्प के अंदर। वारंगल प्लस करीमनगर में क्या हुआ, लोहे की खदानें थी, लोहे की खदानें। तो यहां से क्या होता था, अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था, अस्त्र शस्त्र, और ये अस्त्र शस्त्र का क्या निर्यात होता था विदेशों को। तो लोहे वाला शिल्प भी उन्नत अवस्था में था। तीसरा पॉइंट आ जाएगा वस्त्र, वस्त्र उत्पादन क्या था, भी उन्नत अवस्था में था। कैसे कि सूती प्लस रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र बड़े पैमाने पे उत्पादित किए जाते। तो ये कहां, रोमन साम्राज्य को इनका निर्यात होता था, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता था। प्लस मथुरा, मथुरा जो था वो एक प्रकार के विशेष वस्त्र होते थे, साटक। तो मथुरा एक विशेष प्रकार के वस्त्र जिन्हें साटक बोला जाता, उनके निर्माण के लिए फेमस था, निर्माण हेतु फेमस। आप लोग अपनी अपनी भाषा में लिख लेना, मैं सिर्फ कनेक्ट कर दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, उस जानकारी का क्या आगे उपयोग होना है वो सारी बता दे। कुछ एक शब्द अगर इस पर नहीं लिख पा रहा हूं तो आप लोग लिख लेना, वो आप लोग के लिए कि लिखने में ज्यादा टाइम लगता है तो ज्यादा बड़ा ना वीडियो हो जाए। अब आते हैं
चौथा वस्त्र हो गया, वस्त्रों की बात कर ली। एक चीज याद रखना, जब निर्यात की बात हो या इंडिया में कोई उत्पादन हो रहा हो प्राचीन काल में, तो सूती, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत सामग्री, इसके बाद मसाले, काली मिर्च, ये मेन चीज है, इनका तो निर्यात होना ही होना है। और आगे जाओ तो लकड़ी, लकड़ी का फर्नीचर, इन चीजों का निर्यात प्राचीन काल का कोई भी काल हो, इन चीजों में से मैक्सिमम चीजों का निर्यात होना है। तो इसी पे पॉइंटेड करके अपना क्वेश्चन लिखना है। जब ये हो गया तो देखो हाथी दांत से निर्मित, हाथी दांत से निर्मित, वस्तुएं, प्लस ये लोग क्या करते थे ना, पत्थर रत्न वगैरह बाहर से मंगाते थे, उनको जेवरातों में जड़ के फिर से उनको ही निर्यात कर देते थे। तो रत्न वगैरह बाहर से मंगा लेते थे। आज भी वही होता है। अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हो, वो देख रहा हो, इकोनॉमिक सर्वे हर साल का देखता हो, तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा निर्यात होता है, टॉप 3 में आपका रत्न आएगा, पत्थर आएंगे, हीरे जवाहरात जिसमें आते हैं, और ये आयात में हो जाएगा। और निर्यात में भी जब वो देखेगा कि टॉप 3 में आपके सेम चीज हो जाएगी, जेम्स एंड ज्वेलरी। नीरव मोदी का लोगों ने नाम सुना होगा। नीरव मोदी इसी चीज का फायदा उठा के बाहर से क्या सरकार गारंटी दे देती कि आप बाहर से कहीं से भी इंडिया में आयात कीजिए रत्न वगैरह, और फिर इसी को क्या पॉलिश करके, दुनिया का 95% हीरा पॉलिश होता है इंडिया में, ठीक है, तो इसको पॉलिश करके और दोबारा ज्वेलरी में आप जड़ के क्या फिर से वापस भेज दीजिए, जिससे इंडिया को आय प्राप्त होती है। इसलिए बैंकों ने उनको गारंटी दे दी थी कि बाहर से आप खरीद लो, हम गारंटी देते हैं, और जब आपको चुकाना है यहाँ पे आके चुका देना। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, कहने का मतलब प्राचीन काल में भी सेम चीज हो रही थी, ठीक है। अगला आते हैं कि हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं प्लस रत्न जड़ित ज्वेलरी, इसका भी बड़े पैमाने पे क्या निर्यात होता था। 5वां पॉइंट हो जाएगा मुद्रा अर्थव्यवस्था। इस काल में सबसे ज्यादा सिक्के इसी काल में चलाए गए, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा सिक्के सोने, चांदी, तांबा, कांसा, इसके सबसे ज्यादा सिक्के प्रचलित हुए, और अलग अलग उद्योग शिल्प के लिए अलग अलग प्रकार के सिक्के यूज होते थे। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ, और इससे क्या व्यापार वाणिज्य में तेजी आई। इसी काल में आपका एक शासक था बिम कडफिसेस, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसके काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है, सर्वाधिक सोने के सिक्के। कुषाण वंश का शासक था ये। सबसे पहले कुजुल कडफिसेस था, दूसरा बिम कडफिसेस था, और तीसरा था आपका कनिष्क। कनिष्क का नाम सबने सुना होगा। जब हम लोग करेंगे एंशिएंट पूरा डिटेल में, वैसे हो रखा है, जिसने भी एंशिएंट करनी है, एंशिएंट के पेन टेप पे बने हुए वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। थोड़ा सा उसमें साउंड क्वालिटी लो होगी, और थोड़ी सी आपको देखने में भी जो लिखा हुआ है थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बट जिसको जल्दी वो कर ले, बाकी यहाँ पे फिर से सारा सब्जेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हो गया दूसरा मुद्रा अर्थव्यवस्था। 5 पॉइंट हो गए थे। मुद्रा अर्थव्यवस्था में थोड़ा और आ जाते हैं। जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार होता है तो क्या होता है, व्यापार वाणिज्य में तीव्रता आ जाती है। तो यहाँ की मुद्राएं विदेशों में जाने लगती, विदेशी मुद्राएं इधर आने लगती। तो व्यापार वाणिज्य भी बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था में था, बहुत प्रकार की मुद्राएं थी। प्लस ये शासक जो थे ना, वो सांचे में ढाल के मुद्राएं बनाने लगे थे, सांचे में ढाल के मुद्रा, प्लस उस पे अपने नाम और तिथि, नाम तथा तिथि अंकित कराने लगे थे। इससे क्या हुआ, हमें इतिहास के पुनर्निर्माण में आसानी हुई। इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे, इतिहास क्या है, इतिहास के तत्व खोजेंगे। अब उनका जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पुनर्निर्माण पढ़ रहे हैं, कि इससे हमारे जो विशेषज्ञ थे, इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया, उस हिसाब से पुस्तकें लिख दी। तो नाम तथा तिथियां थी, सांचे में ढाल के मुद्राएं बनाई, और जिसपे नाम तथा, और पहले शासक थे हिंद यवन।
जिन्होंने ये काम शुरू किया। ठीक है, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा हो गई। अगले पे आ जाते हैं, शिल्प हो गया। अब आ जाते हैं व्यापार वाणिज्य पे। व्यापार वाणिज्य कैसा था? ये तो उद्योग, शिल्प उद्योग हो गया था। अब व्यापार वाणिज्य पे आते हैं। तो व्यापार वाणिज्य के लिए क्या क्या जरूरी है? एक चीज जरूरी है, परिवहन के साधन। परिवहन के साधन ये कौन बना के गया था? मौर्य काल वाले। मौर्य काल में ही इनका निर्माण हो गया था। कैसे? जैसे इंडिया का मैप ले लो, ठीक है, ये हो गया, नीचे का मैप मैंने ले लिया। तो यहां से ये बंगाल है आपका, बंगाल से आपका जम्मू कश्मीर तक तक्षशिला। तक्षशिला यहां पड़ता था पाकिस्तान में, ये पड़ता था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति आपका बंगाल में पड़ता था। तो तक्षशिला से ताम्रलिप्ति को जोड़ने वाला एक मार्ग था जिसको बोलते थे उत्तरापथ। एक दूसरा मार्ग आपका जाता था जो यूपी के कौशाम्बी, कौशाम्बी से जाके एक मार्ग पे मिलता था जो जोड़ता था आपका मुजरिस को अरेकमेडू से। एक पॉइंट और इसके बारे में याद है कि अरेकमेडू में ना रंगाई का हौद मिला है। रंगाई का हौद, कुंड जिसको बोल सकते हो, रंगाई कुंड। इसका मतलब कपड़ों की रंगाई भी होती थी। तो ये जो बस्त वाला पॉइंट दिया मैंने उसमें इसको डाल सकते हो, अरेकमेडू से रंगाई का कपड़े का वो मिला। तो अरेकमेडू से मुजरिस को जोड़ रहा है और ये उज्जैन को जोड़ रहा है आपके सोपारा से। सोपारा महाराष्ट्र में है और उज्जैन एमपी में है। इस प्रकार से आपका दो मार्ग थे, एक उत्तरापथ था, एक दक्षिणापथ था। और इन्हीं मार्गों से क्या होगा? व्यापार। उत्तरापथ का निर्माण कौन करा के चले गए? मौर्य वाले। जब मौर्य वालों ने उत्तरापथ का निर्माण करा दिया है तो क्या है? परिवहन के साधन ही चाहिए, रोड चाहिए, सड़कें, सड़कें ऑलरेडी थी। दूसरी चीज एक हिप्पालस नामक, हिप्पालस नामक एक नाविक था। इसने क्या किया? मानसूनी पवनों की खोज कर दी। मानसूनी पवनें क्या होती है? इसके लिए जिनने ज्योग्राफी पढ़ी, जिनने नहीं पढ़ी मैं एक बता देता हूं। मानसून बोलते हैं ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन को बोलते हैं मानसून, जिसको लोग बोलते हैं कि ये बारिश होती है। ठीक है, तो ऋतुओं के अनुसार अलग अलग ऋतु आई। वर्षा ऋतु आती है तो पवन जो होती है ना दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती है, वो दक्षिण पूर्वी पवनें बन जाती हैं। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी पवनें जो होती हैं वो अपनी दिशा बदल लेती हैं। तो जो पवनें वैसे नॉर्मली आ रही होती हैं ऐसे इस तरीके से, लेकिन जैसे यहाँ मडागास्कर से जाती हैं वो अपनी दिशा ऐसे बदल लेती है, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है आपका निम्न दाब, राजस्थान और ये जो क्षेत्र है। तो इस प्रकार से पवनें बदल लेती हैं तो पवनों की दिशा बदल जाती। इसने जब पवनों की खोज कर ली तो जब ये पवनें चलती थी समुद्र में तो क्या होता था कि नावें धीमी हो जाती थी। अगर तुम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत ऋतु में जा रहे हो, जब इसने खोज कर ली कि इस ऋतु में पवनें ऐसे चलती हैं तो फिर क्या करने लगे लोग बाग? उस दिशा में ही जाते थे उस समय पे जब पवनों की दिशा सटीक हो, उनके डायरेक्शन में हो। तो हिप्पालस नामक नाविक ने मानसूनी पवनों की खोज की, आवागमन तीव्र हो गया। इसके बाद व्यापार आंतरिक भी हो रहा है, बाह्य भी व्यापार हो रहा है। आंतरिक व्यापार तो सबको पता है, राजस्थान से चांदी ये मंगा रहे हैं, कर्नाटका से गोल्ड वगैरह मंगा रहे हैं। बाह्य व्यापार पे आ जाते हैं थोड़ा। ये बहुत ही विस्तृत आंसर, बहुत ही तरीके से बता रहा हूं। जिन लोगों ने इसको कर लिया, मौर्य काल तो क्या और कालों की भी अर्थव्यवस्था वो लोग लिख पाएंगे। ठीक है, बाह्य व्यापार में क्या था? बाह्य व्यापार में आपका रोमन साम्राज्य से पहला व्यापार होता था इनका। रोमन साम्राज्य को ये क्या करते थे? रोमन साम्राज्य को ये लोग मसाला, मखमल, रेशम और सूती वस्त्र ये सब भेजते थे। काली मिर्च, मसाले और रेशमी तथा सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र के। और बदले में रोम से क्या आता था? चांदी भारी मात्रा में और सोना। और इसके बारे में एक प्लिनी नामक इतिहासकार है, इसने बुक लिखी है। इसने लिखा है कि रोम अपनी जो है ना समृद्धि खोता जा रहा है।
और रोम की जो समृद्धि है वो भारत जा रही है, क्योंकि क्या मसाले के बदले सोना चांदी आ रहा है। तो इसने ऐसा लिखा है, इसको आप लोग नोट कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस प्रकार से रोमन साम्राज्य से इनका व्यापार हो रहा है। अगला, और मसालों का व्यापार जो मैंने बताया मुजरिस बंदरगाह से होता था, ये ध्यान रखना। दूसरा चीज इनका हो रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से। अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन से? म्यांमार से लेके म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये हो गए आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इन लोगों से इनका व्यापार हो रहा है। किस लिए हुआ? क्योंकि रोमन साम्राज्य को मसाले जो चाहिए थे वो इतनी मात्रा में चाहिए थे कि जिसकी पूर्ति भारत नहीं कर पा रहा था। तो भारत ने क्या किया? भारत इन लोगों से मंगाता था मसाले, दक्षिण पूर्वी देशों से, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से, और इसको मंगा के रोमन साम्राज्य को निर्यात करता था। तो रोमन साम्राज्य को निर्यात करने के चक्कर में भारत के संबंध बने किससे? लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन देशों से। तब भी अभी भी देखते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े, अंकोर वाट में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो इंडोनेशिया है वहां के नोट पे अभी भी गणेश जी की प्रतिमा होती है। तो वहां पे हिंदू संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार है, साउथ ईस्ट एशियन। तो उसका एक रीजन ये भी था। तीसरा, ये लोग ना चीन के साथ भी व्यापार होता था इनका, चीन से व्यापार। कैसे? चीन आज की डेट में लोगों ने सुना होगा सिल्क रूट बना रहा है। तो ये सिल्क रूट आज का नहीं है, उसी टाइम का है। इससे चीन रेशम का निर्यात करता था, कहां? रोमन साम्राज्य को। रेशम के मामले में सबसे पहले चीन ने सीखा और सबसे बड़े पैमाने पे चीन में निर्यात होता था, उसी के पास कला थी। तो सीधा अपने उससे सिल्क रूट जो आपका होता है वो इंडिया से भी गुजरता था। इंडिया के जो ऊपर है पाकिस्तान वाला पार्ट, आज भी वो ग्वादर बंदरगाह को वो कर रहा है। तो ऊपर से सिल्क रूट गुजरेगा, प्लस उस सिल्क रूट पे कनिष्क का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। तो फिर क्या, चीन डायरेक्ट वहां भेजने में असमर्थ था। तो चीन पहले इंडिया भेजता था, इंडिया के बंदरगाह पे इधर आता था, इधर पे आता था ताम्रलिप्ति, और यहां से भड़ौच, गुजरात में था भड़ौच बंदरगाह। तो यहां से यहां आएगा, यहां से फिर भूमि मार्ग से जाएगा, और भड़ौच से रोम को भारत क्या करता था? निर्यात करता था। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चल रहा था। इंडिया क्या था? मध्यस्थ की भूमिका में था। जो भी माल उनको भेजना है बीच में इंडिया भेजेगा, इंडिया फिर अपना जो भी कमीशन लेके फिर आगे रोमन साम्राज्य को ट्रांसफर कर देता। तो तीन लोगों से, तीन विदेशी देशों से इनका व्यापार चल रहा था। ये हो गया व्यापार वाणिज्य हो गया। इस प्रकार से मुझे लगता है अर्थव्यवस्था के बारे में मोर देन इनफ जानकारी मैंने दे दी। लिपि बोल सकते हो, लिपि तो थी। इसके बाद और क्या, एक कर प्रणाली थी, सुदृढ़ कर प्रणाली थी, और आर्थिक उन्नति का दौर था। तो इस प्रकार से कर सकते हो कि हर क्षेत्र में, कृषि में बता दिया, पशुपालन में बता दिया, शिल्प उद्योग में भी अच्छे खासे पॉइंट आपके दे दिए, व्यापार वाणिज्य में दे दिए, रोड में दे दिए, प्लस और क्या क्या, किस प्रकार के उद्योग कहाँ क्या लगा था, कैसे विदेशी व्यापार क्या हो रहा था, आयात निर्यात क्या हो रहा था, सबके बारे में जानकारी दे दी। इतना ही आपका आता है किसी भी मेंस में। यूपीएससी के तो आप 3 आंसर लिख सकते हो इतने डेटा में। बीपीएससी अगर देने जा रहे हो तो वहां 600 शब्दों में लिखना पड़ता है, तो वहां थोड़ा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।